तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। आप सब कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा वाले बच्चे सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छे से एग्ज़ाम जा रहा है, चलिए अच्छी बात है। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। ठीक है, थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूरी है। ठीक है, एक मेरे वीडियो से बहुत सारे दोस्तों का आपका हेल्प हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। कल रात को मैं एक वीडियो लिया था क्लास लगभग 40 मिनट का, उसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के टॉपिक को एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या पढ़ना है और आपको आंसर कैसे करना है, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये जो पेपर है, ये पेपर 22 से चल रहा है, 2022 से 22, 26, 23, 27, 24, 28, और आप लोग चौथा बैच है 25, 29। ठीक है, तो ये सब का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर रहा है, कॉमन पेपर रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी हो, सबको पढ़ना होता है। ये पेपर आपका कितना मार्क्स का आता है? तो ये पेपर आता है आपका 75 मार्क्स का। आता था 75 मार्क्स का, अभी कितना मार्क्स का है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है आपका टाइमिंग जो है 1.5 आवर, मतलब कि 90 मिनट समय है अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले में। तो 90 मिनट जो समय है ना दोस्त, इसका मतलब है कि आपको ये पेपर 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपका 3 पेपर 50 मार्क्स का होगा। एगो ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया, एक एसी पेपर हिंदी, और एक इंडियन नॉलेज सिस्टम। यही 3 पेपर बचा है। हाँ, तो ये 3 पेपर आपका क्या होगा, 50 50 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग मिलेगा 90 मिनट। सभी पेपर लिखना होगा, सब्जेक्टिव आएगा। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, ठीक। बाकी 15 मार्क्स वाले आएंगे क्वेश्चन, या फिर 10 मार्क्स वाले। अभी इस बार सिलेबस चेंज किया है, तो सिलेबस का फॉर्मेट चेंज किया है, तो आपका मार्क्स कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूं जो कि पिछले साल का है। सेम सिलेबस है, बस मार्क्स को कम कर दिया गया। पहले 75 मार्क्स का होता था, अब आपका 50 मार्क्स का कर दिया गया। ठीक है, तो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए क्या है आपका, तो 50 मार्क्स का, अरे यार सॉरी, पहले भी 50 मार्क्स का ही होता था ना। टाइमिंग जो है 90 मिनट, टाइमिंग 90 मिनट। ये सेट 1 का पेपर है। सेट 2 और 3 भी भाई कोशिश करूँगा करवा देने का। तो सबसे पहले आता है ग्रुप ए। ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा तब आपका एग्ज़ाम में भी। ग्रुप ए में आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री या बॉर्डर विथ इंडिया? तो आपको मालूम है भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल सीमा साझा करते हैं, और 2 पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। जल माने वाटर, समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। और 7 गो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा देश है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और उससे पहले यह भारत का ही भाग था। इसकी राजधानी ढाका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर हम लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद चाइना, और सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक, अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है करेवा संरचना कहाँ पाई जाती है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 5। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ सभी। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से भारत का प्रजातिगत नाम शामिल है? तो ये सब आप पढ़े होंगे, आर्यावर्त, भारतवर्ष, उपरोक्त में दोनों। ठीक है, आंसर आपको मिल गया होगा क्या है। मुखौटा नृत्य किसे कहते हैं जिसमें मुखौटा पहन के किया जाता है? छऊ नृत्य, पैका, संथाली या जनजातीय नृत्य? आपको आंसर मिल गया होगा, कल रात को पढ़ाए हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो कि एक प्रतिष्ठित रसायन वैज्ञानिक हैं, ठीक है, किमी यागर और धातु विज्ञानी हैं, उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, कौन है? तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, और ये चिकित्सक हैं, ये भी चिकित्सक हैं। पिंगला के बारे में नहीं आइडिया है, आपको आंसर मिल गया। हाँ चलिए अभी मैं बताऊंगा, पहले दिखा दे रहा हूँ। तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो है आपका 15 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 3 का आंसर करना है। बोला गया है कि इन्हें 3 प्रश्नों के उत्तर दें। कुल 5 क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला। ओके, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है?
तो बांग्लादेश। दूसरा है करेवा संरचना कहाँ पाई जाती है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कश्मीर घाटी में महान एवं लघु हिमालय के बीच ठीक केसर उत्पादन के लिए है। और केसर कैसे रुपये किलो है मालूम है? केसर है 1 लाख रुपये किलो। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपये किलो है, सॉरी 10 लाख रुपये किलो है केसर। ठीक है, तो करेवा संरचना कहाँ पाई जाती है? कश्मीर घाटी में पाई जाती है और ये केसर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो भारत में जो केसर आता है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह से ही आता है। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन भारत का सबसे प्राचीन नाम नहीं है? तो देखिए आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, दोनों भारत के प्राचीन नाम हैं। ठीक, और डी जो है ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको ऑप्शन सी देखना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर सी, भारत का कौन प्रजातिगत नाम शामिल नहीं है, यानी कि कौन भारत का नाम नहीं है? तो आर्यावर्त भी है, भारतवर्ष भी है, दोनों हैं। उपरोक्त डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आता है जो आपको नहीं देगा और आपको छेकाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य किसे कहते हैं? तो छऊ नृत्य को मुखौटा नृत्य कहते हैं, छऊ नृत्य। और भारत में 3 प्रकार का छऊ नृत्य चलता है 3 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ, सरायकेला खरसावां वाला, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। ठीक है, नेक्स्ट भारत का महान रसायन कीमियागर एवं धातु वैज्ञानिक जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पे 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, उन भारतीय वैज्ञानिकों के कार्यों का वर्णन कीजिए जिन्होंने रसायन विज्ञान के विकास में योगदान दिया। इंग्लिश में डिस्क्राइब द वर्क्स ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये जो है, तो देखिए भारत में केमिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया है। भारत में प्राचीन काल से ही रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये सब को करने से पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लंबा आंसर है भाई, क्योंकि 15 मार्क्स का है ना, तो लंबा लंबा मैंने आंसर लिखा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, वर्णन कीजिए। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विवरण देना है तथा इसकी स्वतंत्रता में क्या भूमिका है ये भी बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वर्णन करें। ओके, और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसको पार्ट्स में बांटा गया है, 5 भाग में, 4 या 5 भाग है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताइए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, यही क्वेश्चन है। इसको ABC में बांटा गया है, तो देखिए 6 का A है हो गया ये, उसके बाद 6 का B यहाँ से शुरू होता है कि भारत में जनसंख्या के विभाजन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और फिर आ जाता है हमारा ये C, सिंधु घाटी की जो जल की निकासी प्रणाली है ये बताइए। ओके, फिर आता है D, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो ये 4 गो है, 4 गो में से किसी 3 का आंसर करने का था, तो हम लोग एक एक करके आंसर करते जाते हैं। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले देखिए, या तो आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर आपको मौलिक अधिकार के बारे में पूछेगा। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा, और कल रात को मैंने बताया भी था। ठीक, अभी हम लोग मौलिक कर्तव्य करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है, जब हमारा भारत का संविधान बना उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे पास नहीं थे, बाद में 1976 में इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लिख दीजिएगा, यह शुरू में भारत के संविधान में नहीं था, 1976 में इसको जोड़ा गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक जो है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेदार बने और कर्तव्य भावना का विकास करे। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो संविधान एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना।
ओके, 11 गो है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा तभी याद रहेगा। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्रीय सेवा करना, सभी नागरिकों में भाईचारा और सद्भावना रखना, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, शिक्षा प्राप्त करने हेतु 6 से 14 वर्ष को जितने भी बच्चे हैं उनको जो है अवसर देना शिक्षा प्राप्त करने का। और ये भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं, यह बाल मजदूरी है, ठीक है, चाइल्ड लेबर। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक जो हमारे देश के आम नागरिक हैं, मतलब आदमी है, जनता है, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो कोई भी आपको केस वगैरह कुछ नहीं करने वाला है, ये आपकी जिम्मेदारी है, बस आपका फ़र्ज़ है, इसे आप निभाएं या ना निभाएं इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उससे सरकार को फ़र्क पड़ता है और उससे आपको केस भी कर सकता है, कोई FIR भी कर सकता है आपके नाम पे मौलिक अधिकार में उल्लंघन कीजिएगा तो। मौलिक कर्तव्य ये जो 11 गो मौलिक कर्तव्य है, 10 गो है और एगो है बाद में एगो जोड़ा गया, तो 11 गो मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। अगर इसको आप फॉलो करें या ना फॉलो, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ओके। और ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान? रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली के बारे में बताइए। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और यह रावी और सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, ठीक। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे सुव्यवस्थित नगर योजना थी। वर्तमान जो सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में रहती थी। 25 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, मतलब लगभग 5000 साल पहले, ठीक है। तो ये सभ्यता पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी, मतलब शहर का था। और यहाँ पे जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से ढकी हुई थी। सड़क के किनारे ईंटों से बनी हुई नाली जो है वो पक्की ईंटों से ढकी हुई थी ताकि इसमें बदबू ना आए। ढकी हुई नालियाँ थीं, पत्थर और ईंटों से ढकी हुई थी। प्रत्येक घर से जुड़ी हुई नालियाँ थीं। हर घर का गंदा पानी प्रमुख नाली में जाता था। जैसा शहर में ड्रेन सिस्टम बनाया गया ना, सेम आज से 5000 साल पहले उसमें बनाया गया था। सफाई की व्यवस्था, नालियों की नियमित सफाई के लिए निरीक्षक छिद्र बनाए गए थे, ठीक है, निरीक्षण छिद्र, ताकि चेक करते रहें कि बरसात में पानी जमा ना हो जाए। वैज्ञानिक नगर योजना यानी कि जल निकासी व्यवस्था पूरे नगर में सुव्यवस्थित नेटवर्क के रूप में विकसित हुई। फिर बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जल निकासी व्यवस्था बहुत उत्तम थी, बहुत उम्दा थी, अच्छा है। और उस समय विश्व की सबसे मतलब क्या बताएं, उन्नत प्रणालियों में से एक थी। और वहाँ के लोग वैज्ञानिक सोच और नगर योजना का प्रमाण देते हैं। खुद से भी जोड़ के लिख रहा है ना। और एक चीज़ बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के ही किनारे बसा था, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। और इसमें वहाँ के लोग कृषि व्यवस्था भी बहुत अच्छे से करते थे उस नदी के किनारे रह के, ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स के लिए मैंने बताया था कि एक खड़ा पन्ना होता है ना, उसमें 2 पेज होता है, तो एक खड़ा पन्ना का एक साइड ही लिखिए, काफ़ी है। अगर आपके लिखने की ज़्यादा स्पीड है तो एक खड़ा पन्ना का इस साइड और इस साइड, 5 मार्क्स में इतना। 15 मार्क्स में कितना लिखिएगा, तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का दोनों साइड, बस इतना ही लिखिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत लिखिए, मतलब 4 पेज में, ठीक है। बी नंबर है, भारत में जनसंख्या विभाजन का संक्षिप्त वर्णन करें। कि भारत की जनसंख्या कहाँ पे कितना है, शहर में कितना है, गांव में कितना है, ठीक। पॉपुलेशन डिवाइड इन इंडिया। तो भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 1 अरब 40 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई है। चीन को पीछे छोड़ के हमें फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। कल रात को मैंने बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे। यहाँ जनसंख्या का वितरण सभी क्षेत्रों में समान है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूपी में देखिए, जो कि गंगा नदी के किनारे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है। भौगोलिक माने का अर्थ है कि भारत का एरिया कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदी है, कहीं पे मैदान है, ठीक है, तो कहीं पे बर्फ़ का एरिया है।
आर्थिक कहने का अर्थ है कि कहीं पे रोजगार का साधन है, कहीं पे रोजगार का साधन नहीं है। सामाजिक परिस्थिति कहने का अर्थ है कि बहुत से लोग गांव में नहीं रहता है क्योंकि उनको अच्छा फैसिलिटीज़ चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ठीक है, तो ये सब परिस्थितियों के कारण जनसंख्या एक जगह एक सा नहीं मिलेगा, मतलब हर जगह अलग अलग जनसंख्या मिलेगा। सबसे पहले भारत में जनसंख्या विभाजन, तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र गंगा का मैदान है। ठीक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल, इनमें जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल और केरल, यहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा सघन है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हिमालय क्षेत्र हो गया, हिमालय के पास, थार मरुस्थल के पास, उत्तर पूर्वी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें बहुत कम जनसंख्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कहीं पे जलवायु सही नहीं है, कहीं की भूमि उर्वरता नहीं है, कहीं पे जल अच्छे से उपलब्ध नहीं है, कहीं पे रोजगार का साधन नहीं है, कहीं पे गाड़ी घोड़ा, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, ये सब दे दीजिएगा। इन सब कारण से भारत में क्या है कि जनसंख्या एक सा नहीं है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि जनसंख्या का वितरण किस तरह से हमारे भारत में। आपको नाम मालूम है भारत की राजधानी कहाँ पे? सबको मालूम है, दिल्ली। तो दिल्ली जो एनसीआर है, वहाँ पे 1 किलोमीटर में लगभग 10,000 लोग रहते हैं। कितना? 10,000, जी हाँ। और हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। कितना? ओनली 17? जी हाँ, बिल्कुल। 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहता है अरुणाचल प्रदेश में, और दिल्ली में 10,000 लोग रहते हैं। कितना अंतर है, समझ रहे हैं? झारखंड में कितना? 367 या कुछ आदमी रहता है ना। और भारत का एवरेज जनसंख्या घनत्व है 485 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। तो ये क्या है? जनसंख्या का अंतर देख रहे हैं आप। ठीक है, यूपी में भारत का विश्व का सबसे बड़ा राज्य। ठीक, तो देखिए बीच में अगर आवाज़ आएगा तो कोई मतलब अजीब नहीं, क्योंकि देखिए खाना बन रहा है, तो बाहर में रहिएगा तो खाना बनाना पड़ेगा ना। तो ये था जनसंख्या का वितरण। आप इस तरह से बताइएगा और एग्जाम्पल दे दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में, दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब डेटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्या होता है? परफेक्ट बनता है कि हाँ, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अब आता है यहाँ पे ए, भारत में जनसंख्या विभाजन, ये हो गया। अब आ जाता है ए नंबर कि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर बताइए। क्या इन मैदान में क्या अंतर है? भारत का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, इनमें अंतर क्या है? मेरे पास अभी मैप नहीं है तो मैं मैप से अच्छे से आपको बताता। फिर भी ये थोड़ा सा हम भारत का फिगर बनाते हैं। पहले आता था मुझे भारत का फिगर अच्छा से बनाना है, अब नहीं आता है। ठीक है, तो ये भारत मान के चलिए, तो ये इसको कहते हैं पूर्वी भाग, ये है पश्चिमी भाग। ठीक, तो यही बोला गया है कि पूर्वी तटीय मैदान, तट किसको कहते हैं? समुद्र का जो एरिया है उसको तट बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये इस टाइप से, तो ये एरिया आपका तटवर्ती एरिया है। ये तट, इधर बंगाल की खाड़ी है और ये इधर जो है, इधर अरब सागर है पश्चिम में। ठीक है, तो यही तट के बारे में पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी तट के जो मैदान है इसमें क्या अंतर है, ये बताइए। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखिए, भारत के तटीय मैदान प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में स्थित है। ये मैदान समुद्र तट के साथ फैले हुए हैं। समुद्र का नाम आया ना। ठीक है, कृषि और मत्स्य, कृषि मतलब सबको मालूम है एग्रीकल्चर, मत्स्य मतलब पशुपालन। ठीक है, अच्छा मत्स्य मतलब यहाँ पे पशुपालन नहीं होगा, यहाँ पे मछली होगा, सॉरी। ठीक है, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार भी होता है। और बंदरगाहों के, बंदरगाह समुद्र का किनारा जहाँ पे जहाज रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काश झारखंड भी समुद्र किनारे स्थित होता तो हमारा जीडीपी थोड़ा और बढ़ता। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडियन नेवी का रहता, समुद्र किनारे जितना भी रहेगा वो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो भारत, झारखंड एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि ये चारों ओर से भारत के राज्यों से घिरा हुआ। भारत किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। भौगोलिक संरचना,
चौड़ाई, नदियाँ और बंदरगाहों के आधार पर दोनों तटीय मैदान अनेक अंतर पाए जाते हैं। अब क्या क्या अंतर पाए जाते हैं देखिए। पूर्वी एवं पश्चिम तटीय मैदान में अंतर। स्थिति, सबसे पहले जानिए स्थिति। तो एक साइड में लिखिएगा, इस तरह से 3 कॉलम बनाइएगा। आधार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और नहीं आता है तो फिर जोड़ तोड़ के जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो तो लिखना ही है आपको। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आएंगे। पहला, बंगाल की खाड़ी के किनारे विस्तृत है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी अरब सागर के किनारे। चौड़ाई, बंगाल का जो तट है ये थोड़ा सा लंबा है और पश्चिमी तटीय मैदान ये थोड़ा सा छोटा है। ओके, नेक्स्ट। आधार, प्रमुख नदियाँ बताइए। तो पूर्वी तटीय मैदान, इसमें महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, कृष्णा ये भी गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी नदी है, कावेरी, ठीक है, ये भी दक्षिण भारत में बहती है। पश्चिम में कौन कौन बहती है, तो नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश की ओर बहती है, ताप्ती भी मध्य प्रदेश और इस सब में बहती है, महाराष्ट्र वगैरह में। छोटी नदियाँ भी बहुत हैं, ठीक है। डेल्टा, बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान में बना है। पश्चिम में डेल्टा नहीं बनाते हैं, मुहाने बनाते हैं। मुहाने मतलब जो नदी के किनारे नदी जैसा बना देते हैं। बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे कम है, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे अधिक है। कहाँ पे, जो बंगाल की खाड़ी है खुद से बना हुआ बंदरगाह बहुत ज़्यादा है, और इधर जो पश्चिम से साइड है ये आपका बाद में बनाया गया है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कृषि, तो धान की खेती अधिक होती है बंगाल साइड में, ठीक है, और पश्चिम साइड में नारियल अधिक होता है। नारियल, मसाले, बागवानी ये सब अधिक होता है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, जो कि एक पूर्वी तटीय मैदान में ही आता है, और पश्चिम में कम होता है उसकी कंपैरिजन, जैसे गुजरात वगैरह में, ठीक है। चलिए, ये इतना कुछ आपको बताना है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि 20 से 25 मिनट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें आप लोग टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह करके आइए, मैं भी आता हूँ, ठीक है। तब तक से मेरा ये दाल भी बन जाएगा। चलिए, तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, वीडियो को रोक करके आइए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बाकी सारे डील करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या है, वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सप्लेन। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आया 2020 में। इससे पहले चलता था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या चलता था भैया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अच्छा, मुझे ना सर बोलने से अच्छा है कि भैया बोलिए, ठीक है, अच्छा लगता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 चलता था उससे पहले, और उसी के तहत 10+2 11-12 क्लास +3 ग्रेजुएशन, और अब क्या हो गया है, 4 साल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये अभी हम आपको बताएंगे। रहना, बाहर जाके बात कीजिए, हम बात ही कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ, और इसके तहत ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो गया। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा, ठीक है। 5+3 ये सब का आपको ध्यान में रखना होगा। 5+3, ठीक है, +3 प्लस क्या था यार, भूल गए, चलिए बताते हैं। 5+3, ठीक, +3 +4 ये अभी है स्ट्रक्चर चल रहा है। आप बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी बताऊँगा, सब समझ में आएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बना था, तो भाई 50 साल हो गया लगभग। तो सोचा कि सब ने कि भाई बदलना चाहिए, क्योंकि 50 साल समय बदल रहा है, सब चीज़ बदलना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अध्यक्ष बनाया गया कस्तूरिरंगन 2019 में, सॉरी 17 में, मैं इतिहास बता रहा हूँ, 2017 में कि बोला कि भाई साहब सुनिए ना, तो हमको ना भारत का शिक्षा नीति बदलना है। मिनिस्टर लोग आपस में बात कर रहे थे, तो के कस्तूरिरंगन नाम का एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, के कस्तूरिरंगन, ठीक है। उन्होंने बोला के कस्तूरिरंगन को इसको अध्यक्ष बनाया कि आपको अब तैयार करना है कि भारत का नया शिक्षा नीति रेडी कीजिए। तो 2020 में 29 जुलाई 2020 में इस शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गया, और उसके भारत में, पूरे भारत में लागू कर दिया जाता है। 29 जुलाई 2020, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। के कस्तूरिरंगन को काम सौंपा गया था 3 साल पहले 2017 में,
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की जाती है पूरे भारत में। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी, रोजगार उन्मुख एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना। यह नीति वर्ष 1986 की शिक्षा नीति का स्थान ली, यानी कि इससे पहले 1986 के चलता था, उसके स्थान पे 2020 की नीति आई। ठीक है, पुरानी जो नीति थी वो बोल सकते हैं 10+2+3 था, मतलब इसमें 10वीं तक की शिक्षा है, फिर 2 साल इंटरमीडिएट और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। अभी क्या चल रहा है, ये है 5+3+3+4। ये क्या होता है भैया बताइए? 5 इसमें जो है ना, 5 साल इसको आधारभूत कहा जाता है, जिसमें 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल 1 क्लास और 2 क्लास, ये 5 में। तो 2 क्लास तक का पढ़ाई ये 5 ही में हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 4 5, ये 3 में बच्चा 5 क्लास तक पढ़ लिया। फिर ये 3 जो है बच्चा 5 से 3 यानी कि 8 तक पढ़ लिया, और ये 4 यानी कि 8 4 12 क्लास तक का पढ़ लिया। समझ गए? ये 5 में बस 3 साल का आंगनबाड़ी जोड़ दीजिए, बाद बाकी सब वही है। और उसके बाद फिर 4 खुद से 4 ऐड कर दीजिएगा, जो कि ये ग्रेजुएशन करेगा। ब्रैकेट बंद, फिर 4 यहाँ पे स्नातक लिख दीजिएगा। अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, ठीक है, और पीजी 1 साल का। तो 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली लागू की गई। समझ गए? मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत बोला गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देना पर बल दिया गया। ओके, और इसके तहत अब सीबीएसई स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अरे गलत लिखे ना, सीबीसीएस लिख दिए, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड भी होगा जैसे कि जैक बोर्ड, सब में 3 को भाषा का पढ़ाना होगा। 3 भाषा मतलब एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया गया कि 3 भाषा को पढ़ाना होगा सभी स्कूलों में, और कम से कम कक्षा 5 तक स्थानीय भाषा में ही शिक्षा देने का प्रयास किया जाए, कि केवल आपको स्थानीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का, जैसे बंगाल में तो बंगाल में ही शिक्षा दीजिए, गुजरात में तो गुजरात में दीजिए, पंजाब में तो पंजाबी दीजिए, तमिलनाडु में तो तमिल में दीजिए, 5 तक का पढ़ाई। कक्षा 6 से हिंदी, इंग्लिश और वो रीजनल लैंग्वेज तीनों पढ़ाया जाएगा। तो 3 भाषाओं को बढ़ा दिया गया। इसको 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है। इसको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं बीएड में सब क्लास करके किया हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। तो त्रिभाषा सूत्र दिया गया। बहुभाषीय शिक्षा यानी कि विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का ज्ञान देना चाहिए। ठीक। कौशल आधारित शिक्षा यानी कि विद्यार्थी को स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दिया जाए, जिससे उसके जीवन में काम आए, ना कि केवल किताबी ज्ञान हो। डिजिटल शिक्षा यानी कि इसमें ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाए, जिसके तहत आप लोग को डिजिटल एजुकेशन जैसा कोर्स दिया गया ना। डिजिटल एजुकेशन पहले ग्रेजुएशन में डिजिटल एजुकेशन नहीं रहता था, आप लोग के समय से ही आया है। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम एवं मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जाम, यानी कि आप सेमेस्टर 2 में भी निकल सकते हैं, सेमेस्टर 4 में भी निकल सकते हैं, सेमेस्टर 6 में भी निकल सकते हैं, सेमेस्टर 8 में भी निकल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 2 में निकलते हैं तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आप सेमेस्टर 4 में निकलते हैं तो उसको बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स। अगर आप सेमेस्टर 6 में निकलते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री कोर्स। और अगर आप सेमेस्टर 8 में कंप्लीट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री विथ रिसर्च। ठीक है, डिग्री विथ रिसर्च। तो ये होता है। इसके साथ मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट हो गया कि आप कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सेमेस्टर 2 में भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी निकल सकते हैं। सेमेस्टर 1 में निकलना चाहेंगे तो नहीं निकल सकते हैं, 3 में भी नहीं निकलिएगा, 5 में भी नहीं निकलिएगा, 7 में भी नहीं। यानी कि जितना भी सम संख्या वाला सेमेस्टर है, 2 4 6 8, क्योंकि इस सब में साल पूरा हो जाता है ना। 2 का सेमेस्टर मतलब 1 साल, 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल, 3 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर मतलब 3 साल, समझ रहे हैं ना, और 8 सेमेस्टर मतलब 4 साल। समझ गए? अब उच्च शिक्षा में सुधार यानी कि 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम में मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट लाया गया। इसके फिर रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया गया। आजकल रिसर्च होता है बहुत ज़्यादा, प्रोजेक्ट रिसर्च। यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, यूजीसी नेट, उसके तहत एक कोर्स होता है, मतलब जो टॉपर लोग रहते हैं यूजीसी नेट में उसको बोलते हैं जेआरएफ। तो जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उनको 47,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है पीएचडी करने के लिए, कि भाई आप पीएचडी कीजिए, आपको 45,000 रुपया महीना मिलेगा, 47,000 रुपया महीना मिलेगा। ठीक है।
शिक्षा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किया गया, समावेशी शिक्षा में जोर दिया गया, ठीक है। और भारत की संस्कृति मूल्यों को भी शिक्षा में लाया गया, भारत के ज्ञान को लाया गया, जैसे कि ग्रेजुएशन में अंडरस्टैंडिंग इंडिया जैसे कोर्स शुरू किया गया ताकि प्राचीन काल की शिक्षा भी दी जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन दिया गया, डिजिटल और आधुनिक शिक्षा का विस्तार किया गया, समावेशी और लचीली शिक्षा का सुधार किया गया, ठीक है। तो ये हो गया नई शिक्षा नीति NEP 2020। इसके साथ ही ये भी बोला गया है कि आप ग्रेजुएशन किसी भी से कीजिए, यूजी आप किसी में भी कीजिए। मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, MA आपको साइकोलॉजी करने का मन कर रहा है, कर सकते हैं। पहले पाबंदी था कि जिससे आप ग्रेजुएशन किए आप उसी से MA करेंगे या MCOM करेंगे या MSc करेंगे। आजकल वैसा पाबंदी नहीं है, आप किसी भी में ग्रेजुएशन कीजिए, MA किसी में भी कीजिए, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये नई शिक्षा नीति की विशेषताएँ हैं। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 30 मिनट हो चुका है और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको सारा PDF चाहिए, सारा नोट चाहिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम का भी, AEC पेपर का भी, संभवतः मतलब 4 साल का कोर्स दूंगा आपको। फिलहाल तो सेमेस्टर 1 का अपलोड है, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक 4 साल का कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है। अभी फिलहाल सेमेस्टर 1 का अपलोड है, तो अगर आपको चाहिए तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ज्ञान सागर ऐप मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जिनको खरीदना है खरीदिएगा, कोई पाबंदी नहीं है दोस्त, मैं PDF भी दे दूंगा। अगर आपको खरीदने का मन है तो खरीदिएगा, नहीं खरीदने का मन है तो मत खरीदिएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए जरूर। देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये ऐप आपको दिख जाएगा, ठीक है, ऊपर में ही आ जाएगा। सर्च करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह से आएगा बिरसा मुंडा का फोटो, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नाम और फ़ोन नंबर डालने को आएगा, अपना नाम फ़ोन नंबर डालिएगा और फिर से क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्रिएट एन अकाउंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा कि क्लिक किए, अब क्या हो जाएगा कि OTP आएगा, OTP को डालिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा। अब ऐप आपको इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा आप देख के आ जाएंगे कि भाई जाएंगे कहाँ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑल कोर्स में आपको क्लिक करना है। कहाँ पे? ऑल कोर्स। इस पर जब भी क्लिक करेंगे ऑल कोर्स में, क्या होगा, आपके सामने बहुत सारा यूनिवर्सिटी का कोर्स आएगा। अब आपको सबसे लास्ट में दिखेगा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, ये 60 रुपया है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, UPI और QR उनके लिए है जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं। किसी को भी QR कोड को स्कैन करने बोलिएगा तो कर देंगे, जो भी फ़ोन पे चलाते हैं। और यदि फ़ोन पे चलाते हैं आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको UPI में डायरेक्टली आप पेमेंट कर लीजिएगा। 60 रुपया पेमेंट होगा, 60 रुपया। 4 साल के लिए कोर्स आपका फ्री हो गया। अब आपको जो भी पेपर देखना है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिए, आपका ऐप खुल जाएगा। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे, पेमेंट के बाद सेमेस्टर 1 पे जाइए, फिर आपको जो पेपर देखना है देखिए, ठीक है। इंडिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया देखना है, इंडियन नॉलेज सिस्टम देखना है, AEC पेपर देखना है। समझ गए बात को? हाँ। अब क्या होगा, इस तरह से आपका ऐप ओपन हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका PDF खुल जाएगा। इस तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो अगर PDF खुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये तीर के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, PDF आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए दोस्त? चलिए, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 60 रुपया में 4 साल पढ़ाऊँगा, 60 रुपया में आपको भर प्लेट खाना नहीं मिलता है एक टाइम का, और मैं समझ रहे ना, 4 साल का ट्यूशन फीस ले रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि लेना ही है एकदम। मैं थोड़ा सा लिबरल टाइप का इंसान हूँ, मतलब उदारवादी सोच का, ठीक है, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विवरण देना है तथा भारत की स्वतंत्रता में इसकी क्या भूमिका है। देखिए, सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। महात्मा गांधी कौन है? बापू बोले तो जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। ऐसा कुछ मूवी में बोला गया था कि बापू कौन है? तो बोलता है बच्चा, वो जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। बोले तो अंग्रेजों की वाट, हाँ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, मुझे विस्तार से बताना बहुत पसंद है। महात्मा गांधी बच्चे थे, ठीक, मैट्रिक में 3rd डिवीज़न में पास किए। 3rd डिवीज़न, हाँ, इसलिए अगर कोई 3rd डिवीज़न पास करता है तो उसको गांधी डिवीज़न बोलते हैं। पास करते हैं, उनकी उम्र थी 13 साल महात्मा गांधी की, और उनके मैट्रिक पास करने से पहले 13 साल उम्र थी। उनकी वाइफ 14 साल की थी, कस्तूरबा गांधी। इनके नाम से कस्तूरबा गांधी स्कूल चलता है पूरे भारत में। झारखंड में भी है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय।
तो शादी हो जाता है। फिर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे वो वकील वकील को पहले बैरिस्टर कहा जाता था। वकील बोलिए, बैरिस्टर बोलिए, एडवोकेट बोलिए, तीनों सेम चीज़ है। तो वकील का पढ़ाई करने गए दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पे अंग्रेज का वहाँ भी शासन चलता था। एक बार क्या हुआ, वो आ रहे थे भारत, तो उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया। ठीक है, ब्लडी इंडियन। तो इस तरह से कहा कि उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया। तब उनके मन में भाव पैदा हुआ, यार हम लोग इतने बुरे हैं कि हम लोग को ट्रेन से धक्का मार के निकाल देगा, तुम आओ मेरा देश, मैं तुम्हें अपने देश से निकालता हूँ। ठीक है, तो फिर आए महात्मा गांधी भारत। 1914 में शायद आए थे, 1914 या 15 में। फिर धीरे धीरे वे आंदोलन करना शुरू करते हैं। पहला आंदोलन खेड़ा आंदोलन, फिर मिल आंदोलन। ओके, एक मिनट। तो 1920 में एक बड़ा आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1922 तक चलता है। ठीक है, फिर होता है 1930 में असहयोग आंदोलन, जिसको दांडी यात्रा भी हम लोग बोल सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं दिल्ली चलो, महात्मा गांधी बोलते हैं भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए। क्या नारा दिए? डू और डाई। और ये आंदोलन शुरू होता है 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942। इसलिए चूँकि यह 8 अगस्त को शुरू होता है, अगस्त महीने में, इसके लिए इसको अगस्त क्रांति भी कही जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए ये डू और डाई। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। मतलब एक एक करके बताएंगे तो लंबा होगा, बट बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया, ठीक है, गोवालिया टैंक है, ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान में इसका नाम अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी लिख दीजिएगा, के प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने इस अवसर को करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, और महात्मा गांधी पहली बार हिंसा का रूप धारण किए थे। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्र देने के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे, आपको मालूम है 1942 से 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि भारत को बिना भारतीय सेनाएं, उनकी अनुमति के बिना उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजा जा रहा था। ठीक, युद्ध में उनको भेज दिया जा रहा था कि लड़ो तुम जबरदस्ती। क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, लेकिन उसकी योजना भारतीय नेताओं को स्वीकार नहीं थी। क्रिप्स मिशन, ठीक है, और क्रिप्स मिशन में एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसको फिर वापस कर दिया गया। स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, भारतीय जनता अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी के साथ। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घटना 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की घटना होती है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। अगले ही दिन गांधी जी सहित अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और पूरे देश में हड़ताल, प्रदर्शन, आंदोलन, पूरा आग ताग आंदोलन, अनशन हो रहा था। ठीक है, अनेक स्थानों पर समांतर सरकारें स्थापित की गईं। अब स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ने की, देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ हमारा 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी भूमिका क्या है? तो राष्ट्र एकता को मजबूत करता है, स्वतंत्रता की भावना लोगों में जगाया, ब्रिटिश शासन की सत्ता को कमज़ोर कर दिया। जब चारों ओर आंदोलन होने लगा, आग जलाने लगा, पुतला फूका गया। ठीक है, और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। क्या ये सही है? नहीं, पूरी तरह से सही नहीं है। भारत को आज़ादी इसलिए मिला क्योंकि अंग्रेज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना पूरा का पूरा कब्जा खो बैठे थे, पूरी शक्ति गंवा बैठे थे। ठीक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर नहीं होता तो भारत को आज़ाद होने में और थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अंग्रेज का सारा पैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो गया, और भारत जैसे देश को कंट्रोल करने के लिए पैसा चाहिए, और उनके पास नहीं था पैसा। समझ गए? तो अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत को मतलब स्वतंत्रता कराने में और कुछ टाइम लगता। तो अंग्रेज लोगों ने देखा कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है भारत को चलाना, तब जाके इन्होंने क्या किया, भारत को स्वतंत्रता दे दी। बट एक कंडीशन रखा कि भारत को अपना संविधान बनाना होगा। ठीक है, संविधान बनाना होगा। कैबिनेट मिशन आया भारत में, संविधान बनाने का काम किया, और उसके तहत फिर भारत को स्वतंत्रता मिली।
और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को मिली है। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त नहीं, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि बीच, ठीक है। और पंडित नेहरू ने झंडा फहराया था उस दिन 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि दिल्ली में, लाल किला में। सुंदरता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में बताइए। तो देखिए, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहला है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहला है एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक, साम्यवादी, दूसरा है पूंजीवादी और तीसरा है मिश्रित। ये क्या होता है थोड़ा सा बताइए भैया। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट का है, जैसे कि चाइना एक देश है, रूस एक देश है जहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था है। वहाँ पे एनीथिंग एवरीथिंग गवर्नमेंट कंट्रोल में करता है, सब कुछ गवर्नमेंट, ठीक है। बैंक भी गवर्नमेंट का है, स्कूल भी गवर्नमेंट का है, सब कुछ गवर्नमेंट। तो इसको साम्यवादी व्यवस्था बोलते हैं। एक होता है पूंजीवादी व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में प्राइवेट मतलब क्या बोलेगा यार, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सब कुछ प्राइवेट रहेगा। जैसे कि अमेरिका में 90% चीज़ें प्राइवेट हैं, 90%, कुछ कुछ गवर्नमेंट है, जैसे कि पुलिस गवर्नमेंट में है, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे साम्यवादी यानी कि गवर्नमेंट और पूंजीवादी यानी कि प्राइवेट दोनों मिक्स करके काम करता है। जैसे कि भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों मिक्स होकर काम करते हैं, इसलिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पे देखिए, बैंक भी गवर्नमेंट है, सरकारी है, स्कूल भी गवर्नमेंट है, सरकारी है, हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट है, सरकारी, यानी हम लोग मिक्स होकर काम करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अब भारत में चलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था क्या था, तो सबसे पहले इतिहास बताइएगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भूखे नंगे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, खाने को लाले पड़े थे। आपको सुना होगा कि आपके दादाजी वगैरह कि मड़वा भाठा खाते थे, ठीक है, मड़वा, लेटो, जौंडरा और धान, यही सब चावल सिझा के माड़ भात खा के जीवन बिताते थे। दाल भात नसीब होता था बहुत मुश्किल से, ऐसा सुने होंगे आप। तो उस समय भूखमरी थी, ठीक है, भारत में बेरोजगारी थी, अशिक्षा था चारों ओर, क्योंकि हम लोग आज़ादी हुए थे उतना साल बाद कोई बंधक बना के देश को आज़ाद करेगा तो वैसा ही स्थिति रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमज़ोर थी। मैं आपको समझा दिया हूँ, अब आप लिख सकते हैं। देश कृषि पर निर्भर था, उद्योग का विकास धीरे धीरे हुआ, बहुत कम था उद्योग, फैक्ट्री नाम मात्र का फैक्ट्री था, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा चारों ओर फैला हुआ था, ठीक है। तब 1951 में योजना बनता है, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग में प्रथम योजना बनती है कृषि पर आधारित, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित, ठीक है। 1951 से 1956, 1951 टू 1956 5 वर्षीय योजना चलाई गई। इसमें कृषि पे फोकस किया गया कि भाई पहले खाने दो, बोला जाता है कि पेटे रहो तो खुदी तो निकलो तो बुद्धि, ठीक है। पेट में रहेगा भोजन, अगर पेट में नहीं होगा भोजन तो भजन भी नहीं होता है, ठीक है, भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले खाने पे हम लोगों ने फोकस किया कि अन्न का उत्पादन किया जाए। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था सबसे पहले ही बनाया गया, ठीक, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, कृषि राष्ट्रीय आय और रोजगार का प्रमुख स्रोत था, फिर भी खाने को लाले पड़े थे, इसलिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर को पहले भरपेट खाना खाओ। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, योजना के माध्यम से कृषि पे फोकस किया गया पहला। सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो आती है उस पर उद्योग पे फोकस किया गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे सबका विकास किया गया, शिक्षा पे जोर दिया गया, स्वास्थ्य पे जोर दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती हैं। औद्योगिकरण, फैक्ट्री को बसाया गया, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, एम्स, ये सब एनआईटी धीरे धीरे बना। और फिर हरित क्रांति आता है 1960 के दशक में, लगभग 10 साल बाद। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, कौन है नॉर्मन बोरलॉग, एक व्यक्ति थे जो कि विश्व हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन 1960 में भारत आते हैं बाहर से पढ़ के। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत प्रकार के बीज और खाद्यान्न का प्रयोग करते हैं और भारत में ज़्यादा मात्रा में पैदावार करने वाले बीजों को लाते हैं। फिर यहाँ पे धीरे धीरे हरित क्रांति काम करती है और चावल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करती है, तब जाके लोगों का पेट भरता है, ठीक है। फिर गरीबी और बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है अभी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी कम नहीं हुआ है, बेरोजगारी कम हुआ था एक टाइम पे,
लेकिन 2012 के बाद से बेरोजगारी लगातार बढ़ ही रहा है। 1951 में वैश्वीकरण आता है। अच्छा, बैंक वगैरह भी बहुत सारे बनाए गए, गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, सब पढ़ लीजिएगा। 1951 में भारत वैश्वीकरण की ओर उदारतावादी नीति अपनाता है, नई आर्थिक नीति अपनाता है। इसके आधार पर भारत में कोई भी देश सामान आके बेचेगा और भारत भी किसी भी देश में जाके सामान बेचेगा। ओके, और बाद बाकी आप लिख लीजिएगा। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, 45 मिनट का क्लास हो चुका है। लगातार 45 मिनट बोलने में ना हालत ख़राब हो जाएगा। अब मैं दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन शायद 2 बार बचा है ना। अच्छा, एक ही बचा है, मात्र एक क्वेश्चन। उन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए और काम के बारे में बताना है कि जो रसायन विज्ञान में योगदान दिए हैं या चिकित्सा विज्ञान में योगदान दिए हैं। क्वेश्चन चिकित्सा में भी आ सकता है। तो आचार्य नागार्जुन, ठीक है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा खोज किया है, ठीक है। धातु विज्ञान हो गया, और धातु विज्ञान में सबसे ज़्यादा इनका योगदान है, ठीक है। आचार्य चाणक्य या महर्षि चरक, ये चिकित्सा के हैं, चिकित्सा में इनका बड़ा योगदान है। चरक संहिता इन्होंने लिखा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत या महर्षि सुश्रुत, ये शल्य चिकित्सा का खोज किए हैं, सर्जरी का खोज किए हैं। पिंगल के बारे में पढ़िए, पिंगल गणित और विज्ञान के महान विद्वान हैं, ठीक है। और फिर धातु विज्ञान, जिसको मेटालर्जी कहते हैं। मेटालर्जी एक ट्रेड होता है, डिप्लोमा में एक ट्रेड होता है या बीटेक में एक ट्रेड होता है। इसके तहत आप धातु के बारे में सीखते हैं। मेरे मामा का लड़का मेटालर्जी का कोर्स किया, अभी JSW में काम कर रहा है, JSW सीमेंट, ठीक है, जिंदल में, बाद में ट्रांसफ़र कराया। तो ये मेटालर्जी का ट्रेड होता है। आयुर्वेद, ठीक, रसायन शास्त्र, इन सब में इनका सबका योगदान है। खनिज, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई। मैं PDF दे दे रहा हूँ, और जिनको ऐप खरीदना है ना तो वो ऐप भी खरीद लीजिएगा। 60 रुपया तो दाम है, ज़्यादा तो है नहीं। और गलती से बाई चांस अगर किसी दूसरा यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद लेते हैं तो वहाँ पे WhatsApp नंबर होगा, WhatsApp पे आप अपना प्रॉब्लम बोलिएगा तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं।